हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए प्यारे बच्चों, आज के इस वैल्यूबल सेशन की करते हैं शुरुआत। हम लोग और आज है 7 मार्च और 7 मार्च साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग एचपीएससी एससीएस की तैयारी कर रहे हैं तो स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जाइएगा और आधारशिला बैच में आप एडमिशन ले सकते हो। सीटी मेंस के लिए द्रोणाचार्य बैच है, इसके इस बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं। हरियाणा के आर्थिक सर्वेक्षण साल 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष साल 2025-26 में राज्य की अर्थव्यवस्था जो है वो कितने परसेंटेज से रहने का अनुमान है। तो ये सवाल का ठीक आंसर था 9.5%। आप लोगों ने इसका ठीक आंसर किया था, तो बहुत बढ़िया बात है। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के टेकनपुर में आयोजित 44वीं ऑल इंडिया पुलिस की जो अभी रिसेंटली जो ना इक्वेस्ट्रियन ड्यूटी मीट हुई थी, और इस ड्यूटी मीट के अंदर हरियाणा पुलिस के कितने पदक जो है ना वो मिले हैं। तो अभी रिसेंटली ड्यूटी मीट में हरियाणा के टोटल 4 पदक आए हैं इसके अंदर। ये अभी रिसेंटली 15 फरवरी से 27 फरवरी 2026 तक ये ड्यूटी मीट हुई थी। और इसमें जो है ना, वैसे इवेंट तो 12 फरवरी से स्टार्ट हुए थे, लेकिन इसमें जो गेम के इवेंट वगैरह थे ना वो मेनली आपके 15 फरवरी से स्टार्ट हुए थे। 15 फरवरी से 27 फरवरी तक थे मेन मीट तो आपके। और ठीक है, 27 फरवरी तक। और इसके साथ साथ इसमें हरियाणा ने टोटल 4 पदक जीते हैं। टेकनपुर मध्य प्रदेश में हुई थी ये वाली। और ये बेसिकली जो है ना आपके इक्वेस्ट्रियन ड्यूटी मीट का मतलब होता है अश्वारोही खेल, घोड़ों के साथ में इसको खेला जाता है। इसमें कांस्टेबल संदीप है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार ने इसमें कांस्य पदक जीता है। और रणवीर, दीपक और सुरेश ने गोल्ड मेडल जीता है। दिनेश, संजीव और जितेंद्र जो है ना इन्होंने मेडल जीता है, कांस्य पदक जीता है इसमें। अजय सिंघल हरियाणा पुलिस के डीजीपी हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं। संजय कुमार अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक है, यानी कि एडीजीपी है कानून व्यवस्था हरियाणा के। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके पास, ये तो चलो ठीक है, मेडल जीत ही लिए इन्होंने। अगला सवाल है कि नई शिक्षा नीति साल 2020 के अनुसार हरियाणा में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग मिनिमम एज जो है ना वो होनी चाहिए कितनी, 6 साल होनी चाहिए। 6 साल से पहले बच्चों को नहीं मिलेगा कक्षा 1 में एडमिशन। अब न्यूनतम आयु सीमा है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा नया सेशन है, इसमें कम से कम 6 साल होनी चाहिए। और ग्रेस पीरियड है, और ये अधिकार शिक्षा के अधिकार अधिनियम साल 2011 नियम 10 के अनुसार सेशन स्टार्ट होने के बाद में 6 महीने तक, अक्टूबर तक की छूट मिलेगी। यदि बच्चा अक्टूबर तक 6 साल का होता है तो उसी दिन दाखिले के लिए वो एलिजिबल माना जाएगा। और इसके लिए कक्षा 1 से 12वीं तक जो है ना रेगुलरली जो पेरेंट टीचर मीटिंग है वो होना बहुत जरूरी है। और कम से कम 5 पीटीएम होना जरूरी है 1 साल के अंदर एटलीस्ट। तो मिड डे मील मिलना बहुत जरूरी है। हर हित स्टोर से गुड़ शक्कर की खरीद की जा सकेगी, बशर्ते गुणवत्ता की जांच जो है ना की जाए प्रॉपर। हाल ही में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस लीजा गिल का स्थानांतरण किस हाईकोर्ट के लिए किया गया है, जहां उन्हें मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने की अनुशंसा की गई है। तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की चीफ जस्ट सॉरी वरिष्ठ न्यायाधीश है। मतलब यहाँ पे अभी करंट में जो है ना ये सीनियर जस्टिस के रूप में काम कर रही हैं लीजा गिल। इनको आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के अंदर मुख्य न्यायाधीश बनाने की अनुशंसा की गई है, सिफारिश की गई है। यानी कि इनकी स्थानांतरण प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने उनके तबादले की अधिसूचना जारी की है। जस्टिस धीरज ठाकुर आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है, जो जल्द ही रिटायर्ड होने वाले हैं। और इनका जो सीनियरिटी है उसके बेस पे लीजा गिल वर्तमान में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में वरिष्ठता के आधार पे, सीनियरिटी के आधार पे तीसरे स्थान पे है। और उनसे वरिष्ठ केवल मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सील नागू और जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा है। अभी करंट में आपको पता होगा टोटल जजेस की स्वीकृत संख्या 85 है, जिनमें से 61, रिसेंट भी मैंने पढ़ाया था आपको, 61 जो है ना न्यायाधीश कार्यरत है एट प्रेजेंट हरियाणा के अंदर। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना आप लोग। हरियाणा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में लगभग 4 लाख केसेस या बल्कि इससे भी ज्यादा केसेस अभी करंट में पेंडिंग केसेस चल रहे हैं। जस्टिस लीजा गिल जो है सेक्टर 9 चंडीगढ़ कार्मल कॉन्वेंट स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करके पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से एलएलबी एलएलएम कंप्लीट किया। 1990 में वकालत स्टार्ट की। 14 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।
इनके पास में सिविल और कॉन्स्टिट्यूशनल और सर्विस लॉ से संबंधित इनके पास में विशेषज्ञता है, मतलब इनके पास में इन चीज की एक्सपर्टीज है। हाल में हरियाणा के अरावली क्षेत्र में अवैध निर्माण हटाने के लिए वन विभाग ने धार्मिक स्थलों को कितने दिनों का नोटिस जारी किया है? ये फिलहाल के लिए अरावली जोन न्यूज में है। 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। ये काफी चर्चा का विषय है फिलहाल हरियाणा में। इसका एक एक्ट आपको याद रखना है एग्जाम परस्पेक्टिव, जैसे पीएलपीए एक्ट है, पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट है। अरावली क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण गैर कानूनी है, क्योंकि यह क्षेत्र इस अधिनियम के तहत संरक्षित है। नोटिस के अनुसार यह केवल वृक्षारोपण की ही अनुमति है। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। वन विभाग की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार ये कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पे लगभग 780.26 एकड़ जमीन, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, सोचिएगा 780 किले मान के चलो, इतने किलों के ऊपर अनंगपुर है, इसके अलावा अनखीर है, लक्कड़पुर है, मेवला है, महाराजपुर है, ये प्रमुख एरिया है जिन पे अवैध रूप से धार्मिक मंदिर बना रखे हैं, कहीं लंगर बना रखा है, कहीं पे कुछ धर्मशालाएं बना रखी है, कुछ इस टाइप से। इसके आड़ में यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं है या जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ऐसा कहना है एजेंसियों का। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री की रिपोर्ट भूपेंद्र यादव के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 1980 के दशक से अरावली के प्राकृतिक वन आवरण फॉरेस्ट कवर में भारी गिरावट हुई है। इसका कारण भी यही है कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज और के साथ साथ अतिक्रमण, अवैध खनन, जैव विविधता और वायु गुणवत्ता पर गंभीर नकारात्मक असर पड़ा है। अभी जाहिर सी बात है, पेड़ पौधे अगर कट जाएंगे तो ओवरऑल क्या होता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज मतलब हमारा जो भूजल स्तर है वो नीचे जा रहा है। अवैध खनन ज्यादा होने लग जाएंगे, के साथ साथ जो बायोडाइवर्सिटी है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, सब में गिरावट आएगी। अरावली आपको पता है, थार डेजर्ट को गंगा के मैदानों की ओर बढ़ने से रोकने का एकमात्र ही ग्रीन बैरियर बचा है, और अगर ये कमजोर हो गया तो बहुत तेजी से मरुस्थलीकरण बढ़ेगा, मतलब डेजर्टिफिकेशन तेजी से होगा। एक सांकला फाउंडेशन है, इस संस्थान ने भारत में डेनमार्क दूतावास और हरियाणा वन विभाग के सहयोग से अरावली का जो इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन है इस पे रिसर्च किया था इन्होंने। गुरुग्राम के 4 गांवों में इन्होंने स्थल विशिष्ट समुदाय समावेशी यानी कि कम्युनिटी इंक्लूसिव मॉडल लागू किया, ताकि पर्यावरण की चुनौतियों का व्यवहारिक समाधान निकाला जा सके। अरावली 4 राज्यों और 29 जिलों में फैली हुई है और 5 करोड़ से ज्यादा लोगों का घर है। ये पारिस्थितिक तंत्र का कह सकते हो नाजुक पारिस्थितिक तंत्र, लगभग 5 करोड़ से ज्यादा अधिक लोगों का घर है। एनसीआर सिंधु गंगा के मैदानों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम कर रही है ये। पीएलपीए एक्ट 1900 का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव याद रखना आप लोग भी। अरावली में अवैध निर्माण और वन भूमि के संरक्षण के लिए मुख्य ढाल के रूप में। हालांकि इसका एक दूसरा पक्ष भी बताता हूँ, यहाँ पे जैसे मंदिर वगैरह बने हुए हैं तो इनके जो संत वगैरह है या यहाँ पे जो भी लोग पुजारी वगैरह रहते हैं तो वो लोग भी अब ये कह रहे हैं कि हम अपनी जान दे देंगे अगर हमें हटाया गया, तोड़ा गया तो 15 दिनों के अंदर। अगर मंदिर तोड़ने की बात भी की कहीं या कुछ हमारा जो बसेरा है उसको तोड़ने की बात की तो हम जान दे देंगे। खैर मंदिर इस तरीके से चोटियों पे बना हुआ है। खैर ये तो कंट्रोवर्सी या सरकार के नियमों की बात है। सवाल तो ये खड़ा होता है ना कि जब इतने सारे कड़े नियम थे तो इतने कड़े नियम में इतने सब चीजें कंस्ट्रक्शन हो कैसे गया है? मुद्दा तो सबसे बड़ा तो एक्चुअली यही है ना। एनीवे अगला सवाल, अच्छा कुछ आपके लिए पॉइंट आपको बजट की चीजें रिवाइज करवाता हूँ। हालांकि मैं सेपरेट इसको पढ़ा चुका हूँ पर आप जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना ही याद होगा आपको, कंटेंट ज्यादा है बजट का एक्चुअली। श्रम एवं निर्माण समितियों को 4,000 करोड़ के कार्य का लक्ष्य सरकार ने दिया है। ग्राम के सभी प्रत्येक बैठक में, अब देखो ऐसा है, ग्राम सभा में जब भी कोई बैठक होगी और बैठक होने पे कम से कम 6 कार्य नए कार्यों पे चर्चा करना जरूरी कर दिया। 300 पैक्स कमेटी है, उनको लाभ में लाने का भी लक्ष्य रखा है। युवाओं के लिए रोजगार की बात की है, चलो अच्छी बात है, बात की है। दीनदयाल उपाध्याय योजना, 20,000 से ज्यादा ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण। अग्निवीर में आरक्षण दिया है, 20% आरक्षण का प्रावधान है। मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप स्कीम है, अंत्योदय युवाओं को छात्रवृत्ति के साथ 1,500 रुपए अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। हर हित स्टोर पे स्वरोजगार के लिए 700 नए स्टोर खोले जाएंगे हरियाणा में। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते हुए कोच की नियुक्ति होगी, खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो ट्रेनर हैं उनकी भर्ती की जाएगी। खेलो इंडिया सेंटर बनेंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा आईटीआई क्लस्टर है, सोनीपत और कुरुक्षेत्र में 241 करोड़ से हब एंड स्पोक क्लस्टर का निर्माण होगा, ये मैं आपको कल भी बताया ही था, ठीक है।
इसके अलावा प्रवासी कल्याण कोष में अगर वैलिड तरीके से विदेश गए युवा है और अगर उनकी मौत हो जाती है किसी तरीके से, उनको परिवार को आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके लिए एक अलग से विशेष कोष बनेगा हरियाणा में। चलो इसी के साथ ये सेशन समाप्त करते हैं। आपके लिए सवाल है कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जारी 200 करोड़ रुपए की जो बेसिक ग्रांट में से ग्राम पंचायतों को कुल कितना परसेंटेज दिया जाएगा? बताइए इसके बारे में आप लोग मुझे विस्तार से। और मुझे ये भी बताना कि ग्राम पंचायत के जब इलेक्शन होते हैं तो ये इलेक्शन कौन करवाता है, कौन सी बॉडी करवाती है हरियाणा में, और उसके अध्यक्ष करंट में कौन है अभी, आयुक्त कौन है, मतलब बताना मुझे आप लोग, ठीक है। राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग और वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। थैंक यू।